बहस के इस खास कार्यक्रम एडिटर चॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। चुनावी साल है और चुनावी साल में पेट्रोल डीजल को लेकर देश की जनता सरकार से सवाल पूछ रही है। विपक्ष आवाज तो उठा रहा है, लेकिन उतनी तेजी और दमदार तरीके से नहीं जितनी तेजी और दमदार तरीके से 2014 में बीजेपी ने यूपीए सरकार से सवाल पूछा था पेट्रोल और डीजल को लेकर। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है, क्या वाकई अंतरराष्ट्रीय दामों को लेकर ऐसी स्थिति बनी हुई है या तेल कंपनियां अपना कुछ खेल खेल रही हैं जिसके कारण आम आदमी का तेल निकल रहा है। सवाल सरकार से ही पूछा जाएगा। तमाम तरह की चर्चा करेंगे। हमारे साथ जानकार भी महसूस होंगे, उनसे हम जानेंगे समझेंगे कि आखिर इसके पीछे का खेल क्या है। लेकिन सबसे पहले नजर देश की कुछ बड़ी खबरों पर। कर्नाटक निकाय चुनाव में बीजेपी ने हार स्वीकार कर ली है। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि गठबंधन सरकार की वजह से पार्टी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा है कि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी। वहीं कांग्रेस ने गोवा में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर स्वास्थ्य कारणों से लगातार अनुपस्थित हैं और उन्होंने अपना प्रभार भी किसी को नहीं सौंपा है, इसलिए राज्य संवैधानिक संकट का सामना कर रहा है। वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमार के लिए बीजेपी ने खास प्लान बनाया है। इसके तहत 15 सितंबर को बीजेपी यादव कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करने जा रही है। माना जा रहा है कि पार्टी इसके जरिए यादव समुदाय के लोगों का दिल जीतना चाहती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस मेरे खून की प्यासी हो गई है। दरअसल शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान हुए पथराव के मामले में 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। राज्य सरकार के मुताबिक ये सभी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। जम्मू कश्मीर में पुलवामा और शोपियां जिले में करीब 18 गांवों में एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। सुरक्षा बल आतंकवादियों की तलाश में घर घर जा रहे हैं। घाटी में आतंक की कमर तोड़ने के लिए ये बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुंबई में जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी उत्सव की धूम मची हुई है। गोविंदा पारंपरिक तरीके से हांडी फोड़ पर गोविंदा आलारे की तर्ज पर पूरे शहर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं। इस मौके पर लोगों का उत्साह देखते बन रहा है। वहीं नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने विकास दर में गिरावट के लिए नोटबंदी की बजाय रघुराम राजन की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। राजन यूपीए सरकार के समय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। तो पेट्रोल डीजल की कीमतें घटने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को लगातार 10वें दिन दामों में तेजी देखी गई है। मुंबई में पेट्रोल करीब 87 रुपए और दिल्ली में 79 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। इसे लेकर विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही हैं। वहीं रुपया भी रुला रहा है। $1 की कीमत 71 रुपए 12 पैसे तक पहुंच गई है और यही कारण है कि विपक्षी पार्टियां धीरे ही सही, कमजोर तरीके से ही सही, लेकिन आवाज उठा रही हैं। लेकिन जनता कह रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्या वाकई ये अच्छे दिन हैं? और अगर ये वाकई अच्छे दिन हैं तो फिर ऐसी तस्वीर देखने को क्यों मिल रही है? क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। लगातार इनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं और बढ़ते दाम रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। सोमवार को पेट्रोल और डीजल ने जनता का तेल निकालते हुए नए स्तर को छू लिया है। दिल्ली में पेट्रोल 79.15 रुपए और डीजल 71.15 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि मुंबई में पेट्रोल 86.56 रुपए और डीजल 75.54 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। सीएनजी और पीएनजी की बढ़ती कीमतों ने भी महंगाई में आग का तड़का लगा दिया है। कच्चे तेल के बढ़ते दाम और कमजोर होते रुपए पर इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है। आंकड़ों के जाल में उलझाकर जनता की जेब खाली की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब 2012 में कच्चे तेल की कीमत $109 प्रति बैरल पहुंच गई थी, तब भी पेट्रोल 71 रुपए में बिक रहा था। लेकिन आज कच्चे तेल की कीमत $78 के करीब है, लेकिन फिर भी तेल ने लोगों का तेल निकाल रखा है। सरकार क्यों इसे जीएसटी के दायरे में लाकर लोगों को राहत नहीं देना चाह रही है? ऐसे में कई सारे सवाल हैं जिन पर आज एडिटर चॉइस में होगी चर्चा। हमारे साथ मौजूद होंगे भोपाल से कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता, बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर विजय खेरा और आईआईएफ के प्रोफेसर अमन अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे का खेल क्या है। और दिल्ली से ही मेरे साथ मौजूद होंगे ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष
अजय बंसल साहब। सबसे पहले मैं बात करूंगा, हमारे साथ मौजूद हैं अमन अग्रवाल, क्योंकि वो जानते हैं कि आखिर इस तेल के पीछे का खेल क्या है। अमन साहब, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि तमाम सारे आंकड़ों का जिक्र किया जाता है, जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि 2012 में दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 71 रुपए, और सबसे बड़ी बात है कि 2014 में कच्चा तेल $109 प्रति बैरल था, आज कम है। उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। चुनावी साल है, क्या सरकार को इस बात की फिक्र नहीं है? तेल कंपनियां मुनाफे पे मुनाफा कमा करती जा रही हैं। क्या अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल की स्थिति ऐसी है जिसका असर इस स्तर तक देश में पड़ रहा है? नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात करी, और ये बहुत ज़रूरी है सरकार को देखना कि ये तेल की कीमतों पे जो है नियंत्रण लाया जाए, सिर्फ इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट एक आम आदमी की सेहत के देखते हुए, उसके आगे घर को चलाने के माध्यम को देखते हुए। और ये देखने को आया है कि सिर्फ एक कारण नहीं रहा है कि इस बार तेल की कारण, नॉर्मली क्या होता है कि एक कोई कारण रहता है, मेजर कारण रहता है कि तेल के दाम बढ़ने लग जाते हैं और उसकी वजह से हाहाकार मचने लग जाती है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हो गया है, डोमेस्टिक में हो गया, कहीं तेल ऑयल कम हो गया या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गए। पर इस बार सिर्फ एक कारण नहीं है, काफ़ी सारे कारण हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी बढ़ रही हैं और हिंदुस्तान में भी थोड़ी बढ़ती आ रही हैं। पर सरकार के पास माध्यम है उसको कम करने के। जैसे कुछ मैं आपको बताऊँ, जैसे एक तो चीज़ ये है कि जो ऑयल की कंट्रीज़ हैं उनके कार्टेल से बना हुआ है, और जो यूएस और चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसको माध्यम से और उसके बेनिफिट को लेते हुए जो ट्रंप है उस कार्टेल का पूरा फ़ायदा उठा रहा है ताकि वो तेल के दामों को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। और उसने काफ़ी सारा एम्बार्गो, जो एक ईरान देश है जो सबसे ज़्यादा तेल देता है मार्केट के अंदर, उसके ऊपर भी लगा रखा है, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। एक तो ये कारण है। दूसरा जो हमें देखने को मिल रहा है कि जो रुपया है हमारा, वो बड़ी तेज़ी से गिरता चला जा रहा है, जो नियंत्रण लाना बहुत ज़रूरी है रिज़र्व बैंक के लिए भी और सरकार के लिए भी। बिकॉज हमने स्टडी की थी पहले और हमें देखने को मिला कि अगर 1 रुपया गिरता है डॉलर के अगेंस्ट, तो हम लोग करीबन 8 से 10 साल पीछे तकनीकी तरह से और हिंदुस्तान के लोगों के लिए भार पड़ जाता है उसका। तीसरी चीज़ जो हमें देखने को पड़ रही है वो ये है कि जो हमारा टैक्स कंपोनेंट है, बिकॉज तेल एक आम आदमी के लिए क्रूड ऑयल नहीं है, उसके लिए पेट्रोल या डीजल है जो हर रोज़ खरीदता है जाके पेट्रोल पंप वगैरह से। उसके अंदर जो दाम आते हैं उसमें करीबन 65-60% से लेकर ऑलमोस्ट 75% तक, 75% तक टैक्सेस हैं, स्टेट टैक्सेस हैं। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा स्टेट टैक्सेस हैं, 70-72% टैक्सेस हैं। दिल्ली जैसी जगह में 65% के करीब टैक्स, 65 to 68% के करीब टैक्सेस हैं। ये जो स्टेट टैक्सेस हैं, ये टैक्सेस ऐसे हैं जो सरकार के हाथ में हैं, और जब ऐसी चीज़ें होती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रॉब्लम आ रही है, लोकल मार्केट में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस समय सरकार थोड़े टाइम के लिए रिलीफ देने के लिए उसको कम कर सकती है। उससे मार्केट रेट्स बढ़ेंगे नहीं, स्टेबलाइजेशन रहेगा। बिकॉज इस तेल के दाम बढ़ने से आगे जाके फूड के दाम बढ़ेंगे, फूड के दाम बढ़ेंगे तो और चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, और उससे फिर इन्फ्लेशन बहुत तेज हो जाएगा, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। एक जो चौथा कारण, जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, वो ये है कि हमने मार्केट लिंक कर दिया है तेल के दामों को। पर मार्केट लिंक का मतलब ये नहीं है कि हर रोज़ का दाम अगर हमें 10 ट्रिलियन क्विंटल तेल चाहिए आज के लिए, तो हम आज ही खरीद रहे हैं उसको मार्केट से। ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे। आज से 10 साल पहले तक 10-10, 15-15 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे जो अलग अलग देशों के साथ भारत सरकार करती थी। इस समय ये 3 से 5 साल के बीच के अंदर कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। और अभी हमने 1-1.5 साल पहले ही जो हमारा लास्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था, जिस सरकार ने पहले किया था, सरकार ने किया है, वो अभी किया है, वो मेरे ख्याल से 60-62 रुपये पर बैरल के हिसाब से वो किया हुआ है उस तेल के दाम को। वो 90-95% जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको मीट करता है। तो 3-4-5% जो हमें चाहिए, जो हमें हर रोज की जो कंजम्पशन है हमारी, वो तेल कंपनियां जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से, ओपन मार्केट से, जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है, ऐसे खरीदती हैं उनसे। तो वो करंट दामों पे है। पर बाकी जो तेल आ रहा है वो तो फिक्स दामों पे आ ही रहा है। तो ये जो कंपनियों ने, जो तेल की कंपनियां हैं, उन्होंने लोगों को और सरकार को भी और मंत्रालय को भी जो है बेवकूफ़ बना रखा है कि कह के कि जी देखिए ये तो हमारा जो है आ रहा है, इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। जब वो कंपनी कहेगी जी हमें तो इतने दाम पे मिल रहा है, तो वो भी कहेगी हाँ इतने दाम पे है, तो फिर लोगों को तक ट्रांसफ़र करो। पर यही नहीं बताती है उनको कि ये तेल हमारा जो 90% है, 100%, 90%, 75-95% है, ये तो हमारा सारा पुराना
रेट पे आ रहा है, नए रेट पे सिर्फ 4-5% आ रहा है, तो उसका कुछ आप बढ़ा दीजिए। मेरे विचार में इसको नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। सरकार को देखे कि इस टाइप की चीजें जो ये कंपनियां कर रही हैं, और इसी वजह से हर साल प्रति साल वो मुनाफा पे मुनाफा दिए जाती हैं। कुल मिलाकर अमन साहब कुल मिलाकर आप ये बताना चाह रहे हैं कि देश में जो तेल कंपनियां हैं वो देश की जनता को बेवकूफ बना रही हैं। बेवकूफ ऐसे बना रही हैं कि अब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि आप बाजार से अगर अपने यहां किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं, रेगुलर बेसिस पे खाना मंगाते हैं, तो आप फिक्स कर देते हैं कि आने वाले 1.5 साल में मैं आपको एक पैकेट का इतने ही रुपए दूंगा, चाहे मार्केट में महंगाई बढ़े या घटे। और इस तरह का अगर एग्रीमेंट किया हुआ है तो फिर अगर देश के सामने बढ़ती हुई तेल की कीमतों का जिक्र अंतर्राष्ट्रीय बाजार से क्लब करके सरकार कहती है, सरकार में बैठे मंत्री कहते हैं, बीजेपी में बैठे नेता करते हैं, तो यह माना जाए कि वो देश के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अमन साहब, मेरे विचार में नेता को इतना नहीं पता होता है, बिकॉज जो नेता आता है वो कुछ समय के लिए आता है, उसको जैसे उसके जो अर्दली हैं, जो उसके ऑफिसर्स हैं, जैसे बताते हैं, जैसे कंपनियों के चेयरमैन बताते हैं उसको, उस तरीके से वो समझ लेता है। बिकॉज कोई नेता आता है 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, उसको उतना ही समझ आता है जितना वो बताया जाता है, उसको ब्रीफ किया जाता है। मेरे विचार में ये कहना, क्योंकि नेता एक स्पोक्स पर्सन बन जाता है एक मंत्रालय के लिए, तो हर चीज़ नेता पे आ जाती है, पर ये नेता का मेरे विचार में नहीं है। ये कंपनी की सिस्टमिक स्ट्रक्चर है जिसको समझाना नेता को समझना चाहिए, ताकि आम आदमी तक रिलीफ पहुंच सके। और कंपनियों को ये जो काम कर रही हैं कि लोगों को ये कह के कि जो है दाम बढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, इसलिए हम दाम बढ़ा रहे हैं, ये कहना गलत करके जो है चीज़ जो कर रही हैं वो कंपनियां बंद करें। और सरकार को पर इस चीज़ को देखना चाहिए, सरकारी महकमे को देखना चाहिए और मंत्रालय को देखना चाहिए कि इस टाइप की चीज़ जो ये कंपनियां कर रही हैं वो ना करें। ठीक है, हम विजय खेड़ा साहब से इस पर जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं अजय बंसल साहब के पास चलूंगा। बंसल साहब, अगर पेट्रोल एसोसिएशन के लोग अपने कमीशन बढ़ाने की बात करते हैं तो सरकार नानुकुर करती है, सरकार उनकी बातों को सुनती नहीं है, लेकिन देश में स्थिति ऐसी बनी हुई है कि सरकार, चाहे वो राज्य हो केंद्र की सरकार हो, 60% टैक्स, 50% का टैक्स इन तेल पर है, पेट्रोलियम पदार्थों पर है, और उसके बारे में वो जनता की सुनती नहीं है। तो बंसल साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी स्थिति क्या है? देखिए, हम लोगों का इस वक्त जो हाल है, इस वक्त पेट्रोल डीजल का, वो हमें 2-3 किस्म की मार पड़ रही है जी। जिसमें कि सबसे अहम ये बात है कि एक आम आदमी जो कि इतना महंगा पेट्रोल डीजल अपनी ज़रूरत की, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको अपने व्यवसाय के लिए, चाहे वो अपने रोज़मर्रा काम के लिए उसको पेट्रोल डीजल चाहिए, तो वो उसका गुस्से का जो इजहार है सबसे पहले हमें भुगतना पड़ रहा है कि जब उसको महंगा पेट्रोल जो आज 500 रुपए में उसकी गाड़ी के अंदर मान लीजिए 1-2 लीटर 3 लीटर फालतू आता था, आज वो घटते घटते कम हो रहा है। और उसकी सुई है गाड़ी की, जिसमें कि उसके पेट्रोल की मात्रा वो जांचता है, वो कम हो रही है, तो उसका सबसे पहला गुस्सा हमें झेलना पड़ता है। पहले तो इसका असर ये पड़ता है हम पे जी। दूसरा ये कि आपका जो हमारा पेट्रोल है या डीजल है वो इवेपोरेट होता है, जैसे कि लॉस आता है। ये एक नेचुरल फेनोमेना है कि पेट्रोल डीजल का एक हमेशा हमारा रहता है। अब जब वो 60 रुपए पर लीटर था और मान लीजिए 1000 लीटर मेरा अगर जो पेट्रोल डीजल का नुकसान होता था तो वो 60,000 रुपए महीना होता था। अगर जो वो आज 90 रुपए पहुंच जाएगा तो 90,000 रुपए मेरा नुकसान होगा। तो एक किस्म से वो एक नुकसान मेरा बढ़ रहा है। जो और तीसरा ये कि आज जब हमारी कैपिटल है वो कैपिटल और बढ़ती जा रही है, उसको हमें अपने कैपिटल को बढ़ा के रखना पड़ रहा है। उधारी क्योंकि ज्यादा लोग दाम बढ़ जाएगा, तो ये हर किस्म से हमें भी एक परेशानी का कारण बना हुआ है। जहां तक सरकार से हमने इस बारे में हमेशा सुझाव देने की या अपनी बात रखने की बात रखी एसोसिएशन के तौर पे कि इसको कम किया जाए, तो हमने इसको कहा कि जीएसटी के दायरे में लाया जाए। और ये एक सेक्टर जिसमें कि जैसे कि अभी अग्रवाल साहब बोल रहे थे कि ये एक सेक्टर है जहां पर कि पूर्णतः हर सरकार ये सोचती है कि क्योंकि शॉर्ट रेवेन्यू मिलेगा तो इसी सेक्टर पे सबसे ज्यादा भार डाल दिया गया है, चाहे वो वैट के रूप में हो, चाहे वो एक्साइज के रूप में हो। हर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, चाहे वो पहली सरकार हो या इस सरकार हो, हर सरकार ने इसको एक आसान रेवेन्यू कलेक्शन बनाने का एक मुद्दा बनाया है, एक सबसे अहम जरिया बनाया है, जो कि हमें यहाँ पर सरकारों को सोचना होगा कि इसको हमेशा नहीं चला सकते। इसको कई सालों से नहीं सोचा गया है कि कुछ अलग से सोचा जाए रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए,
क्योंकि एक आसान और एक शॉर्टकट रेवेन्यू कलेक्शन का एक जरिया बना हुआ है। इसीलिए देखा जाता है हर 6 महीने 8 महीने में सब मीडिया एक्टिव हो जाती है, सब सरकारें एक्टिव हो जाती है और एक डिबेट होती है और उसका निवारण या कोई निर्णय परमानेंट नहीं होता, नहीं निकल पाता। विजय खेड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता, उनके पास हम चलेंगे। खेड़ा साहब, बड़ी संकट की बात है क्योंकि हमेशा सरकार ये कहती है कि हम अमीरों के लिए कुछ हैं और गरीबों के लिए कुछ हैं, लेकिन जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनका असर अमीरों पर भी पड़ता है और गरीबों पर भी पड़ता है। अगर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ती है तो टेम्पो में चलने वाला व्यक्ति, बसों में चलने वाला मजदूर भी उसका बढ़ा हुआ किराया देता है। लेकिन आपने तमाम जानकारों को सुना, अर्थशास्त्रियों को सुना, पेट्रोल पदार्थों के जो जानकार लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जानकार लोग हैं, उनको भी आपने सुना। मुझे लगता है कि इतना बेवकूफ़ बनाना ठीक है कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं और आप कहते हैं कि साहब हमारे हाथ में तो कुछ नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के कारण ऐसा हो रहा है। सब पहली बात, हिंदुस्तान में पेट्रोल का प्रोडक्शन, डीजल का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है, ना के बराबर है। हमको निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार पर निर्भर रहना ही होगा। हम आपको 5 साल पहले से शुरू करेंगे तो आपके समझ में ज़्यादा आसानी से आएगा। 5 साल पहले अगर हम जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के बारे में विचार करते हैं, पेट्रोल और डीजल की स्थिति के बारे में, तो आप ये समझिए उस समय से लेके अब 5 साल के बाद पूरे विश्व में हर देश के ऊपर ये संकट आया है। अगर हम रूस से शुरू करते हैं तो रूस में 33 रूबल का जो 1 लीटर था वो अब 66 का है, यानी 50% 5 साल के अंदर कीमत बढ़ गई है। हम अपने पड़ोसी की बात करें अगर चाइना और जापान की, तो वहाँ ये लगभग 11 से लेके 12% तक कीमत बढ़ी है। अगर हम वही यूरोप का भी हुआ, यूरो डॉलर की वजह से वहाँ भी 12% बढ़ी है 5 साल के अंदर। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में 19% कीमत बढ़ी है और हिंदुस्तान में अगस्त के महीने तक सिर्फ 7% बढ़ी थी 5 साल में, सिर्फ 7%। ऑथेंटिकेशन से बोल रहा हूँ, जब 71 का रेट था, 72 का रेट था। अब और अगर इस रेट को फिर से जोड़ दें जो आज की तारीख में जो शीघ्र कम हो जाएगा, वापस आएगा 71-72 तक। आज अगर मान लें टेम्परेरी, तो भी हम उन कंट्री से, कनाडा और रूस वगैरह वगैरह में जितनी कीमतें बढ़ी हैं उससे हम बहुत नीचे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तो निश्चित रूप से इसको इफेक्ट करता ही करता है। दूसरी बात, अब जब ये कीमत बढ़ी है तो इस कीमत से जो लोग इफेक्टेड होते हैं, जैसे आप अभी बता रहे थे कि रईस लोग, गरीब लोग, हिंदुस्तान की 80% जनता किसान है और गांव में रहती है। तो सबसे पहले हमें किसानों की परवाह है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहला काम ये किया कि उनका समर्थन मूल्य तुरंत 1.5 गुना कर दिया, जो आज तक ऐतिहासिक है, जो कभी हुआ नहीं। 100 रुपये, 50 रुपये ऐसे बढ़ाती थी सरकार। 1.5 गुना समर्थन मूल्य करने से डीजल की जो कीमतें उनके लिए, जो डीजल पंप चलाने के लिए बढ़ी हैं, ट्रैक्टर चलाने के बढ़ी हुई हैं, उसकी भरपाई ऑलरेडी कर दी गई है। इसलिए आज किसान को इतनी तकलीफ नहीं है। 80% लोगों की बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक शहरों की बात है, जो कार वाले हैं उनको विशेष फर्क यहाँ समय पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि न कार पार्किंग एरिया में कमी आई है, न सड़क पर कारों के दौड़ने में कमी आई है। साहब, थोड़ी सी जनता अपना चश्मा लगाकर चीजों को देखते हैं। आपने कनाडा और रूस की बात तो कर दी, लेकिन अगर एशिया की बात आप करेंगे तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, मालदीव, यहां पर तो पेट्रोल के दाम कम हैं। सर, हमारा इतना दूर क्यों चले गए? आप एशिया के कई देशों की तुलना भी कर सकते थे। हमारा मुकाबला इस समय चाइना और जापान से है, क्योंकि हम विकासशील देशों से अब ऊपर उठ रहे हैं। ये लोग तो काफी नीचे निकल गए हैं। जब से मोदी प्रधानमंत्री, नई सरकार आई है, आपको पता होगा 8.3% की हैसियत से हमारी ग्रोथ हो रही है, जो रिकॉर्ड है अपने आप में। जबकि इन्फ्लेशन उतना, महंगाई बढ़ा नहीं, जो पहले 2008 और 10 में मनमोहन सिंह जी के टाइम में भी बराबर बना रहा। उस हिसाब से हम लोग काफी ऊपर निकल गए। काफी ऊपर निकल अब रहा गए। उपाय का सवाल, आप काफी ऊपर निकल गए। तमाम सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हम चलते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र साहब, मैं आपसे बात करूंगा और आपसे ये जानने की भी कोशिश करूंगा, क्योंकि विजय खेड़ा साहब तो ये कह रहे हैं, उन्होंने तो स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि तमाम ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनमें पैसा खर्च हो रहा है, समर्थन मूल्य है, और केंद्र की सरकार वहां पर पैसा खर्च कर रही है। इसलिए अगर पेट्रोल डीजल में बढ़ता है तो बढ़ने दिया जाए।
लगता है उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम अमन साहब के पास चलेंगे। अमन जी, लेकिन क्या आपको लगता है क्योंकि चुनाव एक बड़ा दबाव का क्षेत्र है और चुनाव आता है तो अच्छी अच्छी सरकारें और अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री उस दबाव में आ जाते हैं, तो भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की स्थिति अभी हो, वहाँ के बाजारों का असर हमारे बाजार पर हो, लेकिन जब चुनाव आएगा तो चुनाव का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से परे हटकर सिर्फ सरकारों पर आ जाएगा, नेताओं पे आ जाएगा, और उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की कीमत को नहीं देखा जाएगा, सिर्फ चुनावी बाजार की कीमत को और उसकी स्थिति को देखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि चुनाव आते आते तक ये नीचे आ जाएंगे। मेरे विचार में सरकार पूरी कोशिश करेगी कि इस महीने के अंदर ही इसके ऊपर नियंत्रण किया जा सके, और सरकार के पास बड़े सारे तरीके हैं, मैं कुछ अभी आउटलाइन भी करूंगा जो कर सकती हैं सरकार। ये बहुत ज़रूरी है, और ये इसलिए ज़रूरी है कि तेल एक ऐसी चीज़ है जो प्राइमरी फैक्टर है हर एक चीज़ के अंदर, चाहे वो खाने की पदार्थ हो, जैसे अभी कहा कि जो है हमारे जो किसान हैं उनके लिए डीजल चाहिए, उनको किसान खेती करने के लिए और चीज़ करने के लिए, अगर वो डीजल महंगा आएगा तो फिर वो चीज़ जो वो बेच रहा है वो महंगी बिकेगी। अगर आप और मैं जब काम कर रहे हैं और अपनी पेट्रोल गाड़ी में डलवा रहे हैं वो महंगा आएगा, तो मैं अपने काम करने के लिए जो पैसा मांगूंगा कहीं पे भी वो ज़्यादा मांगूंगा। तो चाहे वो सर्विसेज सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे को आम आदमी हो, चाहे वो जो छोटा व्यापारी हो, कोई भी हो, या चाहे तेल कंपनियाँ जैसे भी जो तेल बेचते हैं, जो पेट्रोल पंप मालिक हैं वो भी हों, अगर उनकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं, जो हमारा पैसा लगता है काम करने के लिए, कितना खर्चा आता है, अगर उसमें बढ़ोतरी होगी, और तेल ऐसी चीज़ है जिसकी बढ़ोतरी इमीडिएट आती है, ये नहीं है कि स्लोली आती है, इसकी जो इम्पैक्ट आता है वो सभी चीज़ों पे आता है, और उससे जो इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट आता है, और जो हमारी इकोनॉमिक है वो बहुत ज़्यादा चरमराने की कंडीशन में आती है। इसलिए मेरे विचार में सरकार को ये देखना जरूरी है कि उसको नियंत्रण में लाए और कंट्रोल करे। दूसरा, मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि जीएसटी के इसको बाहर रखा गया, और जैसे अभी कहा भी गया, जो पेट्रोलियम कंपनी के जो ओनर थे उन्होंने कहा भी, जीएसटी में अगर लाते हैं उसमें अगर सरचार्ज भी लगा देते हैं तो उससे काफ़ी राहत मिलेगी और एक यूनिफॉर्मिटी भी आएगी, बिकॉज जीएसटी से कुछ ही आइटम हैं और तेल एक ऐसा आइटम है जो अभी तक बाहर रखा गया, कुछ और आइटम भी हैं जो बाहर रखे जा रहे हैं। अगर उनको लाना ही है अल्टीमेटली तो, और ज़्यादातर प्रांतों में भाजपा की ही सरकार है, तो लाना इस समय आसान है, बाद में मुश्किल हो सकता है, बाद में क्या होगा 1 साल के बाद पता नहीं है, पर अभी तो लाना आसान हो सकता है। अगर वो लेके आते हैं, थोड़ा राजस्व सरकारों को थोड़ा सा लॉस जरूर होगा टैक्स के ऊपर, बट एक यूनिफॉर्मिटी आएगी और जो टैक्स के दाम कम होंगे उससे जो राहत मिलेगी एक आम आदमी को, और एक जो बढ़ोतरी वाहवाह होगा इस सरकार के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर उसे खाना है, चीज़ें लेनी हैं, और अगर वो उसको नहीं मिल पाती हैं, एक आदमी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है, तो उसको कोई सरकार हो, उसने कितना भी काम किया हो, कोई भी इंसान कितना भी काम कर दे, वो चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो कितना काम कर दे एक दूसरे के प्रति, पर उनको सिर्फ वो ध्यान रहता है एक दूसरे को जो उसने नहीं किया है। भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ हैं, उनके पास चलेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र जी, सरकार पर तो असर नहीं पड़ रहा है, और आपके ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जो लगातार आप सवाल जवाब सरकार से उठा रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं, उसका असर लगता है सरकार पर नहीं पड़ रहा है, इसलिए सरकार कहती है बढ़ने दीजिए। कांग्रेस की आवाज़ जनता तक नहीं है, कांग्रेस सड़क पर नहीं है, विपक्ष सड़क पर नहीं है, क्योंकि सड़क पर होता तो शायद सरकार आपकी बात को समझती, सुनती और दाम भी कम करती। देखिए, कोई भी जो दायित्वपूर्ण सरकार होती है वो ना तो ट्विटर से चलती है ना सड़क से चलती है, वो संसद से चलती है जी। और जो सरकार अगर गूंगी बहरी हो जाएगी तो वो गूंगी बहरी सरकार के सामने आप क्या करेंगे। आज परिस्थिति ये है कि सरकार की स्थिति ये है कि जो अभी हमारे, ये बंद करें, जो विजय खेरा साहब कह रहे थे, उनकी जल्दी ट्रेनिंग हो गई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाकर जो है मिथ्या वाचन करने की। इनसे जी बोलते जाइए। अभी 60 और 62 जो डॉलर पे, 60 और 62 डॉलर बैरल पर पेट्रोल हमें मिल रहा है, पुराने खातों पर मिल रहा है। और जो दूसरी बात, अभी हम जो टैक्सेस की बात करते हैं,
वो जो टैक्सेस होते हैं वो हम रिटेल प्राइस पर बताते हैं। वो अगर हम बेस प्राइस पर बताएंगे तो सरकार कम से कम जो है 120% टैक्स वसूल रही है, वो 120% टैक्स वसूल रही है। तो इनसे ये पूछा जाए, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि इतना टैक्स कलेक्शन कहां गया। जिस दिन जो है आज से 4 साल पहले जब जो है 40 और 35 डॉलर के बीच में क्रूड की प्राइसेस घूम रही थी, जब जी, तो प्राइस तो हमारी तब भी इतनी थी। उससे जो एक्स्ट्रा कलेक्शन हुआ रेवेन्यू का 5-7 लाख करोड़ रुपया, वो कहां गया है? उसकी कंपनसेशन जनता को क्या दी गई है? उससे क्या किया है? उससे सरकार ने क्या किया, ये बताना चाहिए। खेरा साहब बता दीजिए। और जो ये आज कंपनियां बात कर रही हैं, देता हूं साहब, सरकार ने, हाँ जी, खेरा साहब बता दीजिए, वो हिसाब साहब किताब दे दीजिए। वो ना तो 3G में गई है ना कोल स्कैम में गई है। वो तो जाहिर सामने दिखाई दे रही है। 5 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए हैं गरीबों को, समर्थन मूल्य 1.5 गुना किया गया है। और ये योजना अभी जो हेल्थ के लिए नई स्कीम जो आयुष्मान शुरू की गई है, तो बताओ, तो स्पष्ट और सामने दिखाई दे ही रहा कहाँ गई है। स्कैम्स वगैरह में नहीं गई है जैसे पिछली सरकारों में जाती रही है, उसमें तो नहीं गई है। अब दूसरी बात रहा उपाय का सवाल। हम अब इसमें जब फंसे हुए हैं, इस महंगाई में फंस रहे हैं, तो उसके उपाय, जीएसटी के बारे में बात कर रहे थे सर आप, मेरी अभी आप जीएसटी के बारे में बात, टैक्स के बारे में बात कर रहे थे ना, तो उसका जवाब सुन लीजिए। अभी आपने कहा था भूपिन जी, आपने ये कहा था कि सरकार इतना टैक्स ले रही है, अभी आपने कहा था। तो टैक्सेस के बारे में आपको बता दूं कि सरकार ने पूरा प्रयास किया है कि इसको जीएसटी में लाया जाए, हर तरह से प्रयास किया, कल भी किया, पीछे भी मीटिंग की है। लेकिन हमने फेडरल सिस्टम जो अपनाया हुआ है, जो हमारे सिस्टम है हिंदुस्तान का डेमोक्रेटिक फेडरल सिस्टम, उसमें प्रदेश सरकारों के अपने खुद के अधिकार अलग हैं। उनकी समर्थन के बगैर, उनके साथ मिले बगैर एकाएक ये कर पाना संभव नहीं है केंद्र सरकार के लिए। इसलिए उन लोगों को तैयार किया जा रहा है और खुद केंद्र सरकारें उसमें हैवी टैक्सेस ले रही हैं, वेरी हैवी टैक्सेस। इसलिए वो मानती नहीं है, कोई 50%, 48%, 38% लाइक दैट। उनको मनाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरह से भी अभी रिसेंटली आपने देखा है, क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर जो है, बायो, क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर दूसरे आइटम्स के लिए नहीं है? हाँ, उन पे भी कितना देर लगा। कांग्रेस ने इतना शोर मचाया, अरे कांग्रेस ने जीएसटी की बात करके होने ही नहीं दिया, सालों साल जीएसटी इसी कांग्रेस ने नहीं होने दिया। यही कांग्रेस फिर उधम मचा रही है। अभी फिर जब होगा, रोज प्रयास कर रहे हैं, आपने भी पहले नहीं होने दिया। और दूसरा प्रयास भी हो रहा है बायोडीजल वाला, इथेनॉल के बारे में इतनी सारी, 2008 में जब इनकी सरकार थी तब इथेनॉल से बायोडीजल बनाने की बात लगभग तय हो चुकी थी, पर उसको उन्होंने गड्ढे में डाल दिया। अब इथेनॉल के ऊपर और ये जाटोफरा वगैरह से जो प्लांट से बनने वाला है, उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है। अभी हवाई जहाज भी उससे उड़ के आया है, दूसरी तैयारी भी हमने कर ली है। तीसरा आपको पता ही है, ये छाबर क्या है, वो एयरपोर्ट जो ईरान का है, हमारी 80-85% ऑयल उनसे लेते हैं हम, उनसे दोस्ती करके हम लोग उसके ऊपर गिरा के भी कम करेंगे। 5 साल पहले आपने तो 10 साल कोई प्रयास नहीं किया, 10 साल बढ़ता, 71 रुपए में आपने भी बेचा थी 10 साल। हम आपको मिथ्या नहीं बोलेंगे क्योंकि हम व्यक्तिगत कमेंट नहीं करते हैं आपकी तरह। मिथ्या आपकी सरकार हो, आप झूठ बोलो, कुछ भी बोले, हम नहीं बोलेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये समझाइए देश को। हम नहीं बोलेंगे आपसे। देश खुश है, देश को कोई शिकायत नहीं है। आप जितनी मर्जी साजिश रचो, जितना मर्जी सोच करो, आप आदमी इकट्ठे कर नहीं सकते क्योंकि जनता जान रही है, जनता ये सब समझ रही। आप आदमी 10,000 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे। जनता जान रही है कि आप लूट रहे हैं लोगों को। मोदी सरकार ने 5 साल में दिया है देश को। जनता जान रही है कि आपने देश को बर्बाद कर दिया है। हाँ, जनता जान रही है कि आपने देश को लूटा है। जनता जान गई थी तभी तो हटा दिया ना। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में जीते हम, उसके बाद फिर आसाम में जीते, गुजरात में जीते हम, तो बराबर जीतते आ रहे। वो तो छोड़ दिए, वो तो विषय है नहीं। विषय इस समय हमारा है पेट्रोल, वो विषय नहीं है, उस पर कभी फिर चर्चा कर लेंगे। इस समय विषय है हमारा पेट्रोल। पेट्रोल से आदमी इफेक्टेड है, कितना है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। इस सरकार ने कितना बड़ा काम कर दिया है। हमारी ग्रोथ देखो, इस समय विश्व के 5 अर्थव्यवस्था में हम टॉप पर हैं। आप 60 साल आ रहे मत करिए ना, हम विश्व की 5 टॉप अर्थव्यवस्था में हिंदुस्तान आ गया है। 8.3% ग्रोथ से मत हटिए आप। जो फैक्ट है वो आपके सामने आ रहा है। अब आप ये चाहते हैं हम
स्कैम तो हम करने वाले नहीं, हम आपको Facts फॉलो की नहीं बात कर कर रहा पाएंगे हूं। भाई, हमारे लिए ये तो मुश्किल है, कांग्रेस शासन को फॉलो नहीं कर पाएंगे हम। 3-3 4-4 आप तो कर ही दिया। राफेल का स्कैम है, अभी बताइए राफेल के बारे में। आ गए, जेल चले गए आप, ये सब नहीं हो पाएगा। हमें तो जनता का राफेल की दर्द प्राइस है बता दीजिए, और इसलिए जनता का दर्द है। राफेल उस की दर्द प्राइस हमने बता आपसे दीजिए बता भाई। दिया है कि ये राफेल की प्राइस बता दीजिए। राफेल विषय नहीं है, राफेल की प्राइस बता उसमें तो अभी दीजिए। आप औंधे मुंह गिर जाओगे। राफेल की प्राइस बता चर्चा दीजिए। करेंगे तो अभी औंधे मुंह गिर जाओगे आप। राफेल की प्राइस बता दीजिए। आपने तो 5 साल लटका के रखा सौदा। सुनो आप, राफेल सुनो, अगर आए गए हो बताइए तो क्या 5 साल प्राइस है सौदा राफेल क्यों की? लटका के रखा? कमीशन के चक्कर में। आप कमीशन राफेल की मिला, प्राइस जब बताइए, तय हो- प्राइस। 5 ईयर, डायलॉग मत बताइए। 5 साल जुमले राफेल का जुमले सौदा मत क्यों बनाइए, लटकाया? प्राइस है बताइए। जवाब, 5 साल क्यों लटकाया? तय हो गया। जुमले मत बताइए, क्यों? प्राइस बताइए। क्योंकि कमीशन पूरा नहीं हो पा रहा था, कोल की तरह नहीं मिल पा अरे रहा था। आप प्राइस कमीशन- बताइए, प्राइस। उस कमीशन के चक्कर में 5 आप साल प्राइस लटकाया। बताइए भाई। 5 साल लटकाया आपकी आपकी सरकार ने 5 साल में तो प्राइस दुगनी वैसे आपकी होना। सरकार ने एजेंट ऑफिशियली अपॉइंट कर दिए हैं, मालूम है 5 आपको? साल में दुगनी होगी प्राइस आपको ऑटोमेटिकली। मालूम है कि आपकी फिर हमने सरकार उसको ने स्किप ऑफिशियली करा। एजेंट कर हम दिए हैं अपॉइंट। खाली राइफल नहीं ला रहे, आप सुनो, या तो फिर राइफल नहीं आ रहा, आपकी- खाली उसमें एडिशन आपकी है, सरकार ऑल्ट्रेशन राइफल खरीद रही है, थी उसके और अंदर आपका रक्षा एटॉमिक मंत्री ले जाने मच्छी की खरीद पावर रहा की था। क्षमता बढ़ाई गई है। सुनो जरा पहले, आपकी दूर की मार सरकार बढ़ाई गई राइफल खरीद रही है। ये थी वो राइफल नहीं है और जो आप खरीद रहे आपका थे। रक्षा मंत्री मच्छी ये खरीद रहा था। इम्प्रूव्ड राइफल है, ये इम्प्रूव्ड राइफल है, वो नहीं है। राइफल की बात नहीं, पेट्रोल से हट गया ना 1 मिनट में। खेरा साहब, असल में क्या है, राफेल डील को लेकर तो संसद में भी बहस हुई है, सड़क में हुई है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, आप उस तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि टीवी चैनल पे प्रवक्ता जवाब देते हैं राफेल को लेकर, लेकिन संसद में सरकार जवाब उस तरीके से नहीं दे पा रही है जिस तरीके से विपक्ष पूछ रहा है। अगर इस तरह की चीजें हैं तो सरकार को जवाब दे देने चाहिए। और अगर लगता है कि देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है तो जरा तमाम सारे विपक्ष के नेताओं को एक बंद कमरे में बुलाया जाए और बंद कमरे में अधिकारियों के साथ उनको प्रेजेंटेशन दिया जाए और समझा दिया जाए कि अब बताइए आपका क्या कहना है। लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, यह बहस का मुद्दा है। हम पेट्रोल डीजल पर वापस आ जाते हैं। विजय साहब, एक चीज तो माननी पड़ेगी कि 5 देश जहां पेट्रोल सबसे सस्ता है, और उनमें सबसे बड़ी बात है कि 7 में से 6 पड़ोसी हमारे भारत से पेट्रोल खरीदते हैं, और वहां आप चले जाइए तो पेट्रोल सस्ता है। फिर भारत में अगर इतना हाहाकार मच रहा है, अमन अग्रवाल साहब जैसे जानकार अगर कहते हैं कि साहब ये हर रोज नहीं खरीदा जाता, जो पेट्रोल की कंपनियां हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल के दाम ऊपर नीचे होते हैं, हर रोज हमारे भारत का कम से कम 95% पेट्रोल जो है उसका दाम ऊपर नीचे नहीं होता है। वो तो 1.5 साल पहले एक डील हो चुकी है, उसी रेट से आता है जो 60 रुपए है या 62 रुपए है। केवल 5 से 6% तेल है वो बाजार के ऊपर नीचे दामों पर असर करता है, प्रभावी होता है। उसके बावजूद भी आप कमाए जा रहे हैं, लोगों की जेब से निकाले जा रहे हैं, टैक्स लोगों को भुगतना पड़ रहा है, तो इसका जवाब तो खेरा साहब देना पड़ेगा। सब हमने बताया आपको, जो पिछली सरकारों में रेट था वही रेट रहा। अभी कुछ दिन से ये बढ़ा है, ये वापस आ जाएगा। कुछ दिन के लिए ये तकलीफ जरूर उठी है, लेकिन ये वापस निश्चित आ जाएगी। वरना 5 साल तक तो हमने वही रेट रखा, उससे कम रखा 5 साल तक। फिर भी इतनी योजनाएं हमने बढ़ा दी हैं, अरबों रुपए की योजनाएं बढ़ा दी हैं आपके सामने, जो कभी नहीं हुआ। बाकी देशों की आप जो बात कर रहे हैं, पड़ोसी देशों की, वहाँ अभी भी वही हालत है गरीबी की, वहाँ ग्रोथ की अभी वही हालत है। हम ग्रोथ में आगे बढ़ गए, हम विकासशील देश से विकास देशों में आने वाले हैं जल्दी ही। हमने अपने गरीबों की परवाह की, हमने अपने किसानों की परवाह की, हमने मजदूरों की परवाह की। इन लोगों के लिए हमने इलाज मुहैया करवा रहे हैं, इनके परिवारों का इलाज कर, हर चीज पे हमको पैसा लगता है। यूपीए सरकार में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे और यूपीए सरकार भी यही कहती थी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के कारण ऐसा तो है नहीं कि यूपीए सरकार की तमाम सारी योजना गरीबों के लिए नहीं थी, जन कल्याणकारी नहीं थी, मनरेगा थी, बहुत सारी योजना थी। वो भी तो यहां से पैसा निकालकर यहां डाल रहे थे। और जब ऐसा कर रहे थे तो देश में बड़ा अनर्थ हो रहा था। बीजेपी के नेता कह रहे थे कि साहब ये तो बहुत अनर्थ हो रहा है, देश के लोगों की जेब से पैसा निकाला जा रहा है। उस वक्त तो बीजेपी के नेताओं के बयान आते थे, अब कुछ और आ रहा है। वो सर इतनी सी बात है, देश के लोगों से पैसा तब भी निकलता था, अब भी निकल रहा है। फर्क कितना है, तब निकलता था तो नेताओं की, मंत्री की जेब में जाता था, कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने जांच कर ली, सीएजी ने जांच कर ली। अब जो पैसा निकलता है वो गरीबों के लिए जाता है, गांव में जाता है, जेल भेज दिया। इतना ही फर्क है सब। विजय खेरा साहब, कितने इन 4-4.5 साल में कितने कांग्रेसी मंत्रियों को आपने जेल भेज दिया? जेल की प्रक्रिया लंबी है।
अभी तो चार्जेस तो हुए, सीएजी ने चार्ज लगाया, बीजेपी ने तो नहीं लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी ऑर्डर की, कॉल की, बीजेपी ने तो नहीं की। जहां अदालत और सीएजी जहां आदेश कर रही हो वहां तो राजनीति से अलग है, परे है। अब लेकिन उसकी तो प्रक्रिया कोर्ट की आप अच्छी तरह जानते हैं, 5 साल लगे, 10 साल लगे, 6 साल लगे, लेकिन वो कटघरे में खड़े हुए तो हैं, आज कटघरे में पहुंचे तो हैं और अदालत ने भेजा है। अगर राजनीतिक ने भेजा होता तो आप कह सकते थे कि पॉलिटिकल इश्यू है, ये तो है ही नहीं। हमारे पास हमारे मोदी के ऊपर एक चार्ज लगा के दिखा दें, ले जाओ कोर्ट, कचहरी जाइए। पैसा यूपीए सरकार का जो पैसा था वो दबाकर कांग्रेसी नेताओं ने तो खाया है, लगा दिया और वो सारे लोग जेल में जाएंगे, ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना है। लगा तो दिया है, जवाब दे दें, प्राइस बताइए, बता दीजिए प्राइस, राफेल की क्या प्राइस है? आप काजी मोनी दुनिया के पार्टी सबके सब जमानत पर हैं, आधे से ज्यादा। और तो और छोड़िए, नेशनल हेराल्ड में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर हैं। वो तो बीजेपी ने नहीं किया, सारे लोग जमानत पे आ जाएंगे, उससे क्या वो फर्क तो पड़ता है? बीजेपी ने नहीं किया ना, वो तो कोर्ट ने किया। अभी आप कहेंगे राजनीतिक है, अब वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी जमानत पर है, किसने किया ये? तो कोर्ट ने तो छोड़ दिया है, वो तो आते दिखाई दे रही है। कोर्ट ने तो छोड़ दिया है भाई, कोर्ट ने तो छोड़ दिया है। अब मोदी से मुकाबला कर रहे हैं, इस सरकार से मुकाबला कर रहे हैं। कोर्ट ने तो छोड़ दिया है भाई, रग रग में ईमानदारी भरी हुई है। 2G में क्या हुआ? छोड़िए, आप 2G में क्या हुआ बताइए। आपके लोग तो बयान देने भी नहीं गए। अरे हमारे लोग से तो मतलब ही नहीं, आपको तो बयान देना पड़ेगा खुद ही। हमको हमसे से क्या लेना देना? अगर हम बीच में इन्वॉल्व हो तो हम जाएंगे। जिसने 1,76,000 करोड़ का क्या हुआ भैया? आपके केस सारे के सारे यही संकट है, क्या हुआ? 1,00,000 क्या संकट है कि जो बात जनता को समझ में नहीं आती है विपक्ष उसको उठा रहा है, और पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के दाम जनता को समझ में आ रहे हैं और विपक्ष उस तरीके से उठा नहीं पा रहा। अनिल बंसल साहब के पास चलते हैं। बंसल साहब, आपको लगता है क्या होगा ऐसी स्थिति में? देखिए, जहां तक पेट्रोल डीजल के दाम है, अगर जहां तक सरकार के पास एक विकल्प है वो जीएसटी का विकल्प है, और जीएसटी में इसको लाना चाहिए, तुरंत लाना चाहिए। और जीएसटी काउंसिल, क्योंकि इसकी अधिकृत बॉडी इसको लाने के लिए जीएसटी काउंसिल है, और अब मौजूदा सरकार के पास काफी हद तक इस मुद्दे पर स्टेट्स उनके साथ है, तो इसको स्टेट में एक 28 हाईएस्ट स्लैब में भी रखा जाए तो 28% के स्लैब के अंदर 10 रुपए के करीब की पर लीटर पर एक अच्छी खासी जनता को राहत दी जा सकती है, जिसका कि मेरे ख्याल हर सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस की थी या बीजेपी की थी, उन लोगों ने बोला है, इसके बारे में कहा गया है। और ये बात अपने एसोसिएशन के तौर पर भी इसको बहुत बार उठाया है, क्योंकि ये दाम ठीक रहने चाहिए। हम अपने एसोसिएशन के तौर पे लोगों की तरफ को देखते हुए कि किस तरह लोग जो है पेट्रोल डीजल के ऊपर आश्रित हैं, आज भी ट्रांसपोर्टेशन की जो सिस्टम है हमारी अच्छी हो रही है, लेकिन उस तरह नहीं है कि आज आदमी को अपनी मोटरसाइकिल 2 पहिया या 4 पहिया वाहन पे चलना पड़ता है अपने रोजमर्रा के लिए। तो जीएसटी ही एक ऐसा एक फार्मूला, एक तरीका है जिससे कि इमीडिएटली इसको निकालकर करना बहुत जरूरी है, और कोई ऐसा मेथड बनाया जाए कि जब ज्यादा हो दाम, जो पैसा टैक्स के रूप में ले गया है, अगर क्रूड के दाम बढ़ते हैं, जैसे डॉलर जो है जिस तरह से बढ़ा है, उसको कंपनसेट कर सके। सरकार की एक नीति में कुछ चेंज आना पड़ेगा, चाहे वो ये सरकार हो या कोई सरकार हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तेल हमारा वो ठीक रखे, क्योंकि एक तेल ही है जो पूरे एक घर की एक मध्यम परिवार की पूरी इकोनॉमी हिला देती है। और महंगाई, इसका चौतरफा जो असर है वो सबसे बड़ा एक खतरनाक कारण है, और सरकार की कुर्सी भी हिला देती है, लेकिन सरकार समझ नहीं पा रही है। अमन अग्रवाल साहब कुछ कहना चाहते हैं, बताएं मन जी। बड़ा अच्छा इन्होंने कहा। हमने 1989 और 90 के अंदर हमने ये सुझाव दिया था ऑयल पूल अकाउंट क्रिएट करने का, जो एनडी तिवारी साहब उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने उसको क्रिएट भी किया। और जब ये बीजेपी सरकार की पुरानी टाइम में थे, कांग्रेस से पहले जब थे 2098 और जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे तब थे, उन्होंने उस ऑयल पूल अकाउंट को यूज़ भी किया। अगर आपको याद हो तो $120 पर क्विंटल के करीब पहुंच गया था तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, और हिंदुस्तान में काफ़ी हद तक नहीं बढ़ पाया था। वो इसीलिए नहीं बढ़ पाया था कि जो ऑयल पूल अकाउंट हमारे सजेशन पे, भारतीय वित्त संस्था के सजेशन पे क्रिएट किया गया था एनडी तिवारी साहब ने 1990-91 में, उसमें जो अकाउंट की जो पैसा इकट्ठा हुआ था उस पैसे से
सरकार ने उसको स्टेबलाइज किया था लोकल मार्केट में, टैक्स के थ्रू नहीं किया था, टैक्स उस समय भी उतना ही चलता रहा जितना अभी भी है, पर उसको स्टेबलाइज किया और उससे जो है लोकल मार्केट करीबन 2.5 पौने 3 साल तक स्टेबल रही। पर उसके बाद जब वो अकाउंट खत्म हो गया, खाली हो गया पैसा, तो उसके बाद फिर वो तेल के दाम जो है हिंदुस्तान के ऊपर भी आम जनता पे मार पड़ने लगे। मेरे विचार में अभी भी वो ऑयल पूल अकाउंट सिस्टम है, पर उसको लागू किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे विचार में सरकार ने पहले किया था और उसका बेनिफिट भी लिया है, इसको दोबारा लागू करके ठीक ढंग से कर सकती है सरकार। भूपेंद्र गुप्ता कुछ बोलना चाह रहे हैं। भूपेंद्र जी, देखिए ये जो आज परिस्थिति है, इस परिस्थिति में ये है कि जो टैक्सेस लग रहे हैं उन टैक्सेस के बारे में जो है, जो हम ये जो अपने बंसल साहब की बात से और अमन अग्रवाल जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं जी। ये जो बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। ये जो पूल का पैसा है, ये पूल का पैसा जो है पहले से क्रिएटेड था, अभी भी ये पूल का पैसा होता है। इस पैसे का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। सरकार ने जो है प्राइस एब्जॉर्प्शन के लिए भी एक जो है 1000 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की थी, वो पैसा कहाँ है उसकी भी बातचीत होनी चाहिए। और दूसरी चीज जो है, जब सरकार ने जो है ये बताना चाहिए कि जब ये प्राइस नीचे जा रही थी तब इन्होंने 2 बार एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ाई है, और एक्साइज ड्यूटी जब आपने बढ़ाई है तो उससे लोड बढ़ा है, और जो है रिटेल प्राइस पर टैक्सेशन बढ़ गया है। आज जब हम फेडरल स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं तो आज सरकार ने जीएसटी काउंसिल में यह तय कर रखा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को लॉस होगा किसी कमोडिटी पर तो वो स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेट करेंगे टैक्स का पैसा। तो वो पैसा जो है आप पेट्रोल पर भी कर सकते हैं, वो पैसा आप डीजल पर भी कर सकते हैं। इसमें फेडरल स्ट्रक्चर आड़े कहां पर आ रहा है? जब सारे राज्यों ने स्वीकार किया है फेडरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत जीएसटीएन को, तो जीएसटी को अब जो है पेट्रोल पर भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। इस आड़ में सरकार जो बचने की कोशिश कर रही है कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर प्रभावित होता है, ये एक झूठ है कि ये मिथ्यावाचन है। भाई जो प्रोसीजर दूसरे कमोडिटीज के लिए वही पेट्रोल के लिए चालू होगी, जो दूसरी कमोडिटी के लिए वही शराब के लिए चालू होगी, जो दूसरी कमोडिटी के लिए वही बिजली के लिए चालू होगी। लेकिन इन तीनों चीजों को जीएसटी से बाहर रखने का पर्पज सरकार समझाए, और वो अगर पर्पज नहीं समझा सकती है तो इसका मतलब है कि जो है आप मिडिल क्लास की कमर तोड़ना चाहते हैं, आप जो है वर्किंग क्लास की कमर तोड़ना चाहते हैं, और जो है आप किसान की कमर तोड़ना चाहते हैं। आज मजदूर जो है 25 किलोमीटर दूर किसी फैक्ट्री में काम करने जाता था और वो 100 रुपए का उसे पेट्रोल लगता था, तो आज उसको 200 रुपए का लग रहा है, लेकिन उसकी सैलरी तो नहीं बढ़ रही है। तो ये जो सारी विजय खेरा साहब, विजय खेरा साहब, ये तमाम सारे सवाल तो हैं, इनका संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए। सर, जब ये पूल की बात जो की है, इन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में पूल शुरू किया गया था। उसके बाद उस पूल का क्या हुआ, 10 साल सरकार कांग्रेस की थी, मुझे नहीं मालूम उसकी कांग्रेस के जमाने में दूसरी बात पूल का क्या हुआ है कि सुन लीजिए अब आप जरा सा 1 मिनट सुन लीजिए, बोले हो तो सुनिए भी। पूल का तो इसलिए वो स्थिति तो नहीं बता सकते। बाकी रहा जीएसटी का सवाल, जीएसटी का हर प्रयास किया, 2 साल बाकी चीज़ों पे भी कांग्रेस ने लटकाया, और अभी जो कह रहे फेडरल का स्टेट कोई तैयार नहीं है, उनका हैवी नुकसान होता है उनका टैक्सेस के लिए, बड़ी मुश्किल से वो तैयार हो पाएंगे। अगर जिस दिन वो तैयार हो जाएंगे उसी दिन हो जाएगा। केंद्र सरकार ने अपने सारे प्रयास किए। अरे सुने यार 1 मिनट मेरे प्यारे, सुन तो ले, फिर बोल लेना पूरा भाई। अभी जेटली जी ने इतना बोला है, बाकायदा चिल्ला के उन्होंने बयान दिया है जेटली जी ने, वित्त मंत्री जी ने, कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, प्रदेश तैयार नहीं हो पा रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है। तो जीएसटी तो कोशिश हो ही रही है, जिस दिन वो हो जाएगा वो तो एक समस्या हो गई। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी बात हम बता रहे थे साहब, यानी कि $500 मिलियन और $250 मिलियन ईरान के अभी पे किए हैं हमने, जो सैंक्शन की वजह से रोके गए थे बरसों से। दे हैव जस्ट बीन पेड ओनली दिस मंथ। उसका असर हुआ है, हमने वो उधारी चुकाई है, उससे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हमारी इज्जत बढ़ी है। तो ये जरा समझिए, उससे ईरान से हमारी दोस्ती हुई है, इसलिए चबहार पर हम अपना पोर्ट बना रहे हैं। सरकार ने चुकाई है, कंपनी ने एक सेकंड, सरकार ने चुकाई है, कंपनी ने। उसके बाद, हाँ कंपनी सरकार एक ही चीज है, उसके आपको नहीं पता होगा शायद,
इसके बाद जो हमने पोर्ट ले लिया है वहां पर जो बना रहे हैं, ये इतनी दूरदर्शिता है प्रधानमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की इतनी दूरदर्शिता है कि पहली बार वो बना रहे हैं वहां पर पोर्ट हम, और उस पोर्ट के जरिए हमारी ईरान से हमको आवाजाही भी आसान हो जाएगी और हमारे पोर्ट से हमको आमदनी भी होगी, मिलके दोनों ने बना लिया और वो चालू हो जाएगा। और तीसरा, हमने सबसे बड़ा काम जो 2008 में इन्होंने छोड़ दिया था बायोगैस एथेनॉल का, उस पर भारी काम हो गया है और वो जैसे ही शुरू होगा हम अपना खुद का फ्यूल बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इससे ज्यादा दूरदर्शी और कोई प्रधानमंत्री मेरे को तो विश्व में दिखाई नहीं दे रहा है। ये सोते रहे। 2008 में अगर इथेनॉल बना लिया होता तो आज दुर्दशा नहीं होती, अगर ये उधारी नहीं चढ़ाई होती वर्ल्ड बैंक की जो चढ़ा के जा रहे हो। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधा जनता पर असर करता है, लेकिन जनता इसके बारे में क्या सोचती है? सरकार जो जनता को बताना चाहती है, क्या जनता वो मान रही है या ठीक इसके इतर जनता समझ रही है कि 2014 और अब में स्थिति क्या है? इंतजार करना होगा, क्योंकि इसका फैसला तो चुनाव में ही होगा। फिलहाल तमाम मेहमान मेरे इस पूरी परिचर्चा में शामिल है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए समय के साथ।